हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ। दोस्तों, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य। और हिंदी साहित्य में आपको पता है कि 4 कालखंड है, जिसमें हम आदिकाल को पूरा कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। जिसमें हम आपको बता देते हैं कि हिंदी साहित्य के लेखक और उनकी रचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे और बेसिक भी पढ़ेंगे हिंदी का। तो आप स्टार्टिंग में थोड़ा सा बोर भी हो सकते हैं, लेकिन वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख गए तो हिंदी साहित्य में जो आदिकाल है उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। और मैं आपको बता दूं कि आप किसी भी प्रकार का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए या फिर कॉल कीजिए, आपको सारी जानकारी बता दी जाएगी। मेरा नाम है विनय प्रजापति और आप ये वीडियो देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी एग्जाम IQ पर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको सारे वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहे। और इस वीडियो का या फिर किसी भी वीडियो का PDF फाइल अगर आपको डाउनलोड करना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर के ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो को आप लोग पूरा वॉच कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी साहित्य। देखिए, हिंदी साहित्य को पढ़ने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी को बता देना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे विद्वान थे हिंदी में, बहुत सारे लेखक थे, बहुत सारे कवि थे। उन्होंने हिंदी साहित्य को अपने मतानुसार कालखंडों में विभाजित किया है। ठीक है, जिसमें पहले विद्वान आपको बता देते हैं जो कि एक विदेशी थे, जिनका नाम क्या था, जॉर्ज ग्रेसन। ठीक है, जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा हिंदी साहित्य के काल का सर्वप्रथम नामांकन किया गया और काल विभाजन किया गया, जिसमें इन्होंने 4 काल निर्धारित किए। पहला आदिकाल, इसका नामांकन किया। जो प्राचीन काल था उसका नाम आदिकाल और जिसका समय बताया इन्होंने 650 से लेकर के 1350। दूसरा भक्तिकाल, भक्तिकाल का 1350 से लेकर के 1650 ईस्वी तक। तीसरा है आपका रीतिकाल, जिसका 1650 से लेकर के 1850 ईस्वी तक। चौथा आपका है आधुनिक काल, आधुनिक काल 1850 से लेकर के अब तक। अब देखिए, ये जॉर्ज ग्रेसन के द्वारा बताया गया है और हिंदी साहित्य में बहुत सारे ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने अपने मत के अनुसार हिंदी साहित्य के कालखंडों का विभाजन किया है। किंतु जो सबसे सर्वमान्य तिथि या फिर सर्वमान्य काल विभाजन है वो यही है। तो आप लोग को ये भी याद रखना है और बहुत सारे ऐसे विद्वानों ने बताया तो उनके काल विभाजन को भी याद रखना है। लेकिन आपको एक ही महत्वपूर्ण है, जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो काल विभाजन किया गया उन्हें आप लोग को ध्यान देना है। तो चलिए देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का नाम तो रखा है वीरगाथा काल। ठीक है, पहली बात तो आप लोग ये ध्यान दीजिए, आदिकाल का नामांकन जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है वो कहा है वीरगाथा काल। और इनके अनुसार जो काल विभाजन की तिथि रखी गई या फिर समय निर्धारित किया गया वो 1050 विक्रम संवत से। आप लोग याद दीजिएगा, विक्रम संवत से। हमारे यहाँ भारत में क्या शक संवत चलता है ना, शक संवत चलता है, लेकिन इन्होंने विक्रमी संवत में अपने समय को निर्धारित किया है। यहाँ पर आप एक नोट देख सकते हैं कि शक संवत और विक्रम संवत के बीच में 57 वर्ष का अंतर होता है। विक्रम संवत शक संवत से 57 वर्ष आगे होता है। तो आप जिस भी सत्र में हैं, जिस भी साल में हैं, उस साल से आप 57 वर्ष को जोड़ दीजिए, 57 वर्ष और आगे हो जाइए, उसके अनुसार इन्होंने बताया। ठीक है, तो वीरगाथा काल का जो समय यानी टाइम पीरियड बताया वो 1050 से लेकर के 1375 तक। ठीक है, और ये आदिकाल का नाम है वीरगाथा काल। दूसरा आपका भक्ति काल, जिसे हम लोग पूर्व मध्य काल भी कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, और ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है तो 1375 से लेकर के 1700 तक। ठीक है, और ये विक्रमी संवत है। तीसरा रीतिकाल, जिसे हम लोग उत्तर मध्य काल भी कहते हैं, जो 1700 से लेकर के 1900 तक रहा। और चौथा जो है आपका वो है आधुनिक काल, जो 1900 विक्रम संवत से अब तक चल रहा है। ठीक है, तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार था। तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, इनसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर करके। ठीक है, और जॉर्ज ग्रेसन करके। ठीक है, तो अब देखिए ये जो इन्होंने बताया, ठीक है, इन्होंने एक पुस्तक के माध्यम से बताया, तो वो पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हिंदी साहित्य का इतिहास किस लेखक या फिर किस विद्वान के द्वारा लिखी गई है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखी पुस्तक का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास है। क्लियर हुआ होगा। और आप लोग ये मत सोचिएगा कि ये कालखंड जो है वो गलत है। देखिए, बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अपने अनुसार मत रखा है, लेकिन जो सबसे सर्वमान्य मत है वो मैं आप सभी को
पढ़ा रहा हूँ तो आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हमारे अब मैंने आप सभी को अभी बताया कि हमारे 4 कालखंड हैं, ठीक है, 4 कालखंड हैं, जिसमें कौन है, आदिकाल और भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो बेसिकली इस वीडियो में हम आप सभी को आदिकाल के बारे में पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। आदिकाल के लेखक, रचनाएं और आदिकाल के बहुत सारे विद्वानों ने अपने अपने अनुसार मत के अनुसार नाम रखा है, तो उसको भी मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो आपका भक्ति काल होगा और फिर रीतिकाल होगा, फिर आधुनिक काल होगा, ठीक है। और जिस प्रकार से इस वीडियो को मैं पढ़ाने वाला हूँ उसी प्रकार से मैं बाकी तीनों भक्ति काल, रीतिकाल और आदिकाल को यानी आधुनिक काल को पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो चलिए देखिए आगे। देखिए आदिकाल का जो समय था वो क्या था, 650 बीसी से लेकर के 1350 तक, ठीक है। ये जॉर्ज गिरेसन या फिर सबसे सर्वमान्य है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कुछ और ही है, ठीक। तो देखिए जो आदिकाल था उसमें भी 4 साहित्य थे, ठीक है, 4 साहित्य थे, आप देख सकते हैं। पहला आपका है सिद्ध साहित्य जो बौद्ध धर्म से संबंधित था, ठीक है, सिद्ध साहित्य जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित था। दूसरा आपका नाथ साहित्य जो नाथ संप्रदाय से था। तीसरा आपका जैन साहित्य जो जैन धर्म से था और चौथा जो है आपका रासो साहित्य जो वीर गाथा काल से संबंधित था, ठीक है। अब आप यहाँ पर कंफ्यूज होंगे कि हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, द्वंद्व बना होगा। देखिए पहला जो आपका है सिद्ध साहित्य यानी बौद्ध धर्म से था। तो अब आगे यहाँ पर जो स्लाइड में मैंने लिख रखा है, देखिए राहुल संस्कृत्यान के द्वारा सिद्ध साहित्य में 84 सिद्ध हुआ करते थे, ठीक है, इसमें 84 सिद्ध हुआ करते थे और इनके भाषा अपभ्रंश थी, ठीक है, इस साहित्य में जो है अपभ्रंश भाषा थी और सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि जो हैं वो सरप्पा थे। अब आपको ध्यान देना चाहिए कि आदिकाल का प्रथम कवि सरप्पा को कहा जाता है, लेकिन ये किसके द्वारा माना गया है, तो राहुल संस्कृत्यान के द्वारा माना गया है, ठीक है। यहाँ पर आप लिखा हुआ होगा कि हिंदी साहित्य का प्रथम कवि सरप्पा हैं और सरप्पा के द्वारा दोहा कोश की रचना की गई है और दोहा कोश जो है वो अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है, ठीक है, अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है और हिंदी साहित्य के प्रथम कवि थे, ठीक। अब दूसरा आपका नाथ साहित्य जो नाथ संप्रदाय से था। तो नाथ साहित्य में 9 नाथ हुआ करते थे जो संत थे। आपको याद होगा कि गोरखपुर में जो गोरखनाथ मंदिर है उसमें जो गोरखनाथ थे वही नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक थे, ठीक है, और वह प्रमुख संत थे। तो आप लोग ये देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए आपका तीसरा जो था जैन साहित्य जो जैन धर्म से संबंधित था। तो जैन साहित्य के प्रमुख कवि स्वयंभू थे, ठीक है। स्वयंभू को डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है, ठीक है, आप पढ़ते ही हैं। और स्वयंभू द्वारा एक महत्वपूर्ण रचना की गई है जिसका नाम क्या है, पाउमचर्यु, ठीक, पाउमचर्यु। और चौथा साहित्य आपका आता है रासो साहित्य जिसको क्या कहते हैं हम लोग, वीर गाथा काल भी कहते हैं, ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये देख लीजिए आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि 4 साहित्य का मतलब 4 तरीके से है। तो अब जो रासो साहित्य इसमें वीरों के बारे में बताया गया होगा, वीर गाथाओं के बारे में, और रासो साहित्य में रासों की रचना की गई जैसे परमाल रासो, विजयपाल रासो, है ना, खुमान रासो, इन सभी के बारे में, ठीक है। तो रासो साहित्य में वीर युद्ध की कीर्ति पताका का वर्णन किया गया है, ठीक है। रासो साहित्य में प्रमुख कवि जो है वो चंद्रबरदाई थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार चंद्रबरदाई आदिकाल के प्रथम कवि थे, यानी कि आदिकाल यानी वीर गाथा काल। तो यहाँ पर आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम बात करते हैं आदिकाल के नामांकन के बारे में। बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने अपने अनुसार आदिकाल का नाम रखा है, ठीक है। तो आप लोग को ये याद रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए पहला है आपका आदिकाल, ठीक है। आदिकाल कहा है, आदिकाल को किसने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, यानी कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का जो नामांकन किया उसका क्या नाम है, आदिकाल, ठीक है। उसके बाद आपका आता है अगला आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का जो नामांकन किया है और नाम बताया है वो है वीर गाथा काल, ठीक है। यानी कि वीर गाथा काल किस कवि के द्वारा आदिकाल का नामांकन किया गया है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, ठीक है। ऐसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे हैं, 10 मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं और इतने ही हैं और सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए तीसरा आपका है जॉर्ज ग्रियर्सन, ठीक है। जॉर्ज ग्रियर्सन इन्होंने आदिकाल का नामांकन किया है और नाम उनका रखा है चरण काल, ठीक है। अगला आपका आता है राहुल संस्कृत्यान। राहुल संस्कृत्यान ने आदिकाल का नामांकन किया है
सिद्ध सीमांत काल, यानी कि राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा आदि काल का जो नामांकरण है यानी कि नाम है वो है सिद्ध सीमांत काल। इसके बाद आपका आता है महावीर प्रसाद द्विवेदी, यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल का नामांकन किया और आदिकाल का जो नाम बताया है वो है बीजवपन काल। ठीक है, बीजवपन काल। छठा आता है आपका डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के मत के अनुसार आदिकाल को इन्होंने उनका नाम रखा है सिद्धिकाल। ठीक है, सिद्धिकाल। फिर आपका आता है मित्र बंधु। ठीक है, मित्र बंधु हैं, इन्होंने आदिकाल का नामांकन किया और उसका नाम रखा है प्रारंभिक काल। ठीक है, प्रारंभिक काल। इसके बाद आपका आता है 8वां नंबर विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा। ठीक है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा, इन्होंने आदिकाल का नामांकन किया है और उसका नाम बताया है वीर काल। ठीक है, वीर काल। ठीक है, सुमन राजे, इन्होंने आधार काल बताया है और डॉक्टर गणपत शुक्ला, ठीक है, डॉक्टर गणपत शुक्ला ने शून्य काल कहा है आदिकाल को। यानी कि दोस्तों ये रहे आपके ऐसे विद्वान जिन्होंने आदिकाल का अपने मत के अनुसार आदिकाल का नाम रखा है। ठीक है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए राहुल संस्कृत्यायन के द्वारा आदिकाल का क्या नाम रखा गया, यानी कि आदिकाल का नामांकन राहुल संस्कृत्यायन ने क्या किया था, तो सिद्ध सीमांत काल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। कूटबद्ध में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने ये भी बता दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आइए हम बात करते हैं आदिकाल की रचनाओं के बारे में, सबसे महत्वपूर्ण है और इसी वीडियो में आपको आदिकाल के सारे महत्वपूर्ण जितने भी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं और कवि हैं, लेखक हैं, उन सभी को हम पढ़ा देंगे। तो पहले आदिकाल के कवि हैं स्वयंभू, और स्वयंभू ने पामचर्यु अरिष्टनेमी की रचना की है। ठीक है, यानी कि पामचर्यु और अरिष्टनेमी चर्यु ये किसकी रचनाएं हैं, तो स्वयंभू की हैं। दूसरा है आपका सरप्पा। ठीक है, सरप्पा ने दोहा कोश की रचना की है और दोहा कोश जो है ये अपभ्रंश भाषा में लिखा गया है। ठीक है, यानी कि अपभ्रंश भाषा में है दोहा कोश और इसके रचनाकार सरप्पा हैं। ठीक है, तीसरा है आपका चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो की रचना की है तथा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। ठीक है, और बताया है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है। ठीक है, देखिए आपका चौथा है दलपति विजय। दलपति विजय द्वारा खुमान रासो की रचना की गई है। पांचवा है आपका जगनिक। जगनिक ने परमाल रासो की रचना की है। ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। छठा है आपका अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान द्वारा रचना की गई है संदेश रासक की, यानी संदेश रासक किसकी रचना है, तो अब्दुल रहमान की। और ये सब जो है आदिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं। सातवां है आपका विद्यापति। ठीक है, विद्यापति ने पदावली, कृतिलता, कृतिपताका और लिखनावती की रचना की है। आपको याद रखना चाहिए कि जो पदावली है ये मैथिली भाषा में है और कीर्तिपताका और कीर्तिलता जो है ये आपका अवहट भाषा में लिखा गया है और लिखनावती जो है ये संस्कृत भाषा में है। तो ये आप लोग ध्यान दीजिएगा, जहाँ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आठवां है आपका मधुकर। मधुकर ने जयमयंक और जस चंद्रिका की रचना की है। नौवां आपका है जो नौवें कवि हैं आपके विजय सेन। विजय सेन ने रेशवंती गिरी रास की रचना की है। ठीक है, आपका 10वां आता है नरपति नाल, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन्होंने बिसल देव रासों की रचनाएं की हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग ये सारी रचनाओं को याद रखिएगा, और भी हैं इन्हें भी आप सभी को याद रखना है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो आदिकाल है, आदिकाल की सभी रचनाओं को मैंने इसमें इंक्लूड किया है, तो आप लोग यहीं से आसानी से पढ़ सकते हैं। MCQ जब आएगा तो MCQ में भी आप वहाँ से आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए 11 नंबर है नाल सिंह भाट। इन्होंने विजय पाल रासो की रचना की है। और 12वां है आपका सारंगधर। सारंगधर ने हमीर रासो की रचना की है। 13वां है आपका जिन दत्त सूरी। जिन दत्त सूरी ने उपदेश रसायन रास की रचना की है। और आपका 14 नंबर है भट्ट केदार। भट्ट केदार ने जयचंद्र प्रकाश की रचना की है। 15 है सुमति गनी। सुमति गनी ने नेमिनाथ रास की रचना की है। 16 है आपका जिन धर्म सूरी। जिन धर्म सूरी ने स्थूलभद्र रास की रचना की है। इनकी रचना स्थूलभद्र रास है। शालिभद्र सूरी की रचना जो है भारतेश्वर बाहुबली रास है। और आपका 18 जो है गोरखनाथ। गोरखनाथ इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। तो गोरखनाथ ने शबदी पद, प्राण संकली और शिष्य दशन की रचना की है। ठीक है, और आपका 19 है सबरपा। सबरपा द्वारा रचना की गई है
चार्यपद, ठीक है, यानी समर्पा की रचना कौन है, चार्यपद है। 19 आपका कन्हाप, कन्हाप द्वारा रचना की गई है कन्हापद, गीतिका और दोहा कोश की, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा। और ये आपका आखिरी था, अंतिम था, यहीं पर आपका आदिकाल समाप्त होता है। अब हम आपके लिए एक अगला वीडियो लेकर के आएंगे हिंदी साहित्य का ही, तो उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वीडियो नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने मित्रों के साथ, और इसको लाइक शेयर ज़रूर करें, जिससे कि हमारा सपोर्ट हो सके और हम आप सभी के लिए और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहें, ठीक है। धन्यवाद।